Okay, so this is our another topic today, Lokpal. We will be doing this anti-corruption agency. It is देखेंगे क्या क्या काम रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे बनाई जाती है, कितनी कारगर है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी. It's derived from the Sanskrit word loka meaning people and pala means protector. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, ये इसका निहित जो मतलब है कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, लोकपाल. जस्ट इन केस यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस इन योर आंसर राइटिंग. इवोल्यूशन देख लेते हैं बाय शांति भूषण. ईयर इम्पोर्टेंट है 1968. ठीक है, बहुत बार देखिए इसे लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया, बट ये बिल जो है पास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न था कि बिल जो पास होना है वो किसके एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है. जो पास करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, PMLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के ऊपर एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, उन्हीं के ऊपर नकेल कस सकता है. सो इसे नहीं पास किया गया. द बिल इज़ इन द वेरी सेम प्लेस. ठीक है, अभी तो लास्ट लाइन को भूल जाइए, अभी तो ये पास हो गया है. ओके, करंटली जो करप्शन को डील कर रहे हैं वो आपके ये देखिए 2-3 एक्ट हैं, IPC, CRPC एंड 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, एंड बाय द इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा भी करप्शन को चेक किया जाता है. बड़े जो ऑफिसर्स हैं आपके संवैधानिक पोस्ट पे जैसे बैठते हैं, जो जैसे जजेस हैं, कैग है, इस तरीके के मेंबर्स को जो हैं इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है. ओके, सो देखते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द लोकपाल क्या है. प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स एंड आल्सो MPs. ठीक है, मतलब देखिए ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है. लोकपाल जिनके करप्शन केसेस लेता है वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, MP, MLAs, मिनिस्टर्स, जजेस, इवन प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर अंडर इट्स jurisdiction. इसको डिटेल में हम देखेंगे. इट इज़ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये. ARC ने क्या कहा है देखिए. द इंट्रोडक्शन एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ बिल वुड रिमूव द सेंस ऑफ इनजस्टिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ एडवर्सली अफेक्टेड सिटीजन्स. भाई आम लोग ये सोचें कि आम लोगों के लिए ही जो है पाबंदी है, आम लोगों के लिए जो है शिकंजा है, ऐसा नहीं है. इसमें हम सभी को बराबर तौर पे लेके चल रहे हैं, चाहे वो कोई मंत्री ही क्यों ना हो. ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है देखिए. एस्टेब्लिशमेंट अ बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन, लोकायुक्त फॉर स्टेट्स. ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए. लोकपाल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए के ऊपर काम करता है, और वही सेम काम स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर करेगा लोकायुक्त. ठीक है, सो आपने लोकपाल अच्छे से कर लिया है तो देन यू विल ऑटोमेटिकली केम टू नो अबाउट द लोकायुक्त. Okay, so it came into force on 1st January. ये थोड़ी सी लास्ट लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक है. एनीवे 2014 में ये आ गया था. द मेन अंडरलाइनिंग थिंग इज़ दैट एप्लीकेशन कहाँ है, कंप्लीट इंडिया के ऊपर ये अप्लाई होता है. इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया. जो बाहर भी सरकारी आदमी काम कर रहे हैं, कोई एम्बेसडर है लगा के चलिए, कोई राजदूत है, उसके ऊपर भी ये लागू होगा. ठीक है, अच्छा देख लेते हैं लोकपाल किन लोगों से बनता है. ठीक है, चेयरपर्सन हु इज़ और हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस का मतलब है सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या रह चुके हैं, और हैज़ बीन द जज ऑफ, या कोई अन्य जज रहे हुए सुप्रीम कोर्ट के, और एन एमिनेंट पर्सन. ठीक है, या कोई जो है फेमस आदमी रहे हों. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है. ये आपके चेयरपर्सन बन सकते हैं लोकपाल के. ठीक है, सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 8 आउट ऑफ whom 50% शैल बी सो नॉट एक्सीडिंग 8 आउट ऑफ विच, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 4 जो हैं जुडिशल मेंबर्स होने चाहिए. ये इसकी कंपोजिशन है कि 8 मेंबर टोटल हों, उसमें से 50% जो है जुडिशल बैकग्राउंड के हों, जिन्हें
न्याय की, जस्टिस की, लॉ की नॉलेज हो, ठीक है। चेयरपर्सन को तो आप देख ही चुके हैं, चीफ जस्टिस हों या रह चुके हों या कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज हों, ठीक है। ये लोकपाल की मेंबरशिप की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, ओके, शैल बी फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 50% जो है कोटा, उन सभी अफसर जितने भी मेंबर्स लगाए गए उनमें से देखा जाएगा 50% कोटा जो है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वुमेन में से लिया जाए, ठीक है। ये नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है ये भी आप नोट डाउन करिए। पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, कौन है, जुडिशियल मेंबर हो और हाउ हो सुप्रीम कोर्ट का, और इस हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे एक आपके सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही भिन्न भिन्न राज्य के भिन्न भिन्न हाई कोर्ट हैं। सो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो यहाँ तो। सो एक तो है क्राइटेरिया, ये देखिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है 50% आपके जुडिशियल बैकग्राउंड के वो हों, और एक क्राइटेरिया है कि चीफ जस्टिस जो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हों वही जो है चेयरपर्सन बन सकते हैं। ओके, एज ए मेंबर अदर देन ए जुडिशियल मेंबर, ही इज़ अ पर्सन ऑफ इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ नॉट लेस देन 25 years इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एंटी करप्शन। देखिए, या तो आप कोई CBI से हो, CID से हो, या IPS रहे हो, आपको नॉलेज हो, 25 साल आपने कम से कम काम किया हो, और आपको फाइनेंस की, विजिलेंस की, बैंकिंग, लॉ, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, करप्शन, और ये पॉलिसी रिगार्डिंग आपको नॉलेज हो और आपने 25 साल काम कर रखा हो मिनिमम, तो आपको मेंबर बनाया जा सकता है, और आपका रिकॉर्ड जो है क्लीन रहा हो, ठीक है। ये भी एक शर्त है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर शैल नॉट बी, जो भी चेयरपर्सन या मेंबर हैं वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, या UT के मेंबर नहीं होनी चाहिए। पर्सन कन्विक्टेड, किसी उसके ऊपर कोई चार्ज ना लगा हो, ठीक है। 45 ईयर्स से कम ना हो, ठीक है। ये सारी इसकी शर्तें हैं कि लोकपाल के अंदर आपको आना है तो क्या होना है। कोई आपके पास प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा हो, और या आप कोई बिज़नेस कनेक्शन आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। या आप कोई अदर प्रोफेशन नहीं करते रहना है, अगर आपको ये लोकपाल के अंदर आना है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सब ये सिंपल है, इसमें से आप नोट डाउन कर लीजिए इसे पॉज करके। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जो बोलेगा, सेलेक्ट करके दे देगा, उसे लगाएगा कौन, हमेशा प्रेसिडेंट ही लगाएगा, ठीक है। चेयरपर्सन और मेंबर्स को, जो 8 होंगे और एक चेयरपर्सन होगा, इन सभी को लगाएगा आपका प्रेसिडेंट, लेकिन उनको सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। सिलेक्शन कमेटी में देखिए कौन कौन लोग होंगे। प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पीकर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई एमिनेंट जूरिस्ट, ये सारे देखिए ये लोग तो वो होंगे जो सेलेक्ट करेंगे कि लोकपाल क्या बनेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन कमेटी है, इसे आप थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए। इस सिलेक्शन कमेटी, हु कॉन्स्टिट्यूट सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी भी कौन बनाएगा, एक सर्च कमेटी, ठीक है। सो देखिए, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का एक मैकेनिज़्म है कि लोगों में भेदभाव ना लगे, लोग सोचें कि ये सारा जस्ट है, फाइन है, और जो है एक बैलेंस तरीके से बनाया जा रहा है। सो सिलेक्शन कमेटी से पहले सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी फिर सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, सिलेक्शन कमेटी फिर लोकपाल के मेंबर बनाएगी, उन्हें फिर प्रेसिडेंट लगाएगा, ठीक है। सो देखिए, एक प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, 5 years फ्रॉम डेट ऑन विच ही एंटर्स हो, और 75 years वट एवर इज़ अर्लियर। उससे पहले उसे हटाया जा सकता है या वो रिज़ाइन दे सकते हैं, या तो आप 75 साल के हो जाओ या आप 5 साल आपके ऑफिस में हो जाएं, तो आपका इतना कार्यकाल रहेगा। ये भी आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। ओके, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं। ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस द चेयरपर्सन मेंबर शैल बी इनएलिजिबल फॉर, एक बार आप चेयरपर्सन रह लिए तो आपको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकपाल नहीं होगा, ठीक है। ये एक रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप आगे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जितने भी इलेक्शन दे रखे हैं ये आप नहीं लड़ सकते, ये पोस्ट आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपने एक बार इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ गए हो तो बाद में आपको और कोई काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मोटी सी बात ये समझने की है।
ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है ये किसके ऊपर लागू होता है, लोकपाल किस किस लोगों की, किन किन लोगों की करप्शन केसेस को देखेगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। शेल इंक्वायर, कौन से केसेस में इंक्वायरी करेगा, करप्शन के केसेस मेड इन अ कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, नेमली एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर, एनी पर्सन मिनिस्टर यूनियन, एनी पर्सन हु हैज़ बीन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर इक्विवेलेंट और अबव फ्रॉम द वर्स। देखिए पब्लिक सर्वेंट्स ए बी सी डी सारे, पार्लियामेंट के ईदर हाउस, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स, जो भी मिनिस्टर हैं यूनियन के वो, इवन प्राइम मिनिस्टर ही, इन सभी के ऊपर लोकपाल लागू किया जाएगा। इन सभी की जांच पड़ताल कर सकता है, किसकी, करप्शन के केसेस की। ठीक है, लोकपाल के अंदर ये लोग आते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर के कौन से केसेस को डील नहीं देखेगा, डील नहीं करेगा, या प्राइम मिनिस्टर के कौन से केसेस के अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हों, इंटरनल सिक्योरिटी से हों, पब्लिक ऑर्डर से हों, एटॉमिक एनर्जी से हों, स्पेस से हों, इन सभी मामलों में लोकपाल दखलंदाजी नहीं करेगा। ओके, इफ लोकपाल डिसाइड्स टू इनिशिएट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देन ही शैल रेफर कंप्लेंट्स टू सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तहत इंक्वायरी कर सकता है अगर उसे लगता है कोई गड़बड़ी है। सो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो सीवीसी के तहत कर सकता है। सो आप मोटा मोटा ये बात याद रखिए, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ग्रुप ए बी सी डी के सभी लोगों के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन है। इंक्वायरी रिपोर्ट का टाइम देख लेते हैं। 60 days, सबमिट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस रिपोर्ट टू लोकपाल। 60 दिन के अंदर अंदर इसे जो है अपनी रिपोर्ट देनी होती है, इंक्वायरी की डिसीजन देना होता है। सर्च एंड सीजर की पावर भी हैं, डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है अगर इसे लगता है कोई सस्पिशियस चीज़ है तो। ओके, सर्च एंड सीजर। रिमूवल ऑफ लोकपाल कैसे हो सकता है? लोकपाल shall not inquire into any complaint made against the chairperson or any member. The chairperson or any member shall be removed from office by order of president on grounds of misbehavior after a Supreme Court on a reference being made to it by the president. देखिए सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि कोई मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो फिर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और तब जाके कहीं जो ग्राउंड बनेगा लोकपाल को हटाने का। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। कॉजेज़ ऑफ करप्शन इन इंडिया देख लेते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाने की। हाई टैक्सेस एंड एक्सेसिव रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी आपने पढ़ाई है, एक्सेसिव फॉर्मलिज्म है, पेपर वर्क है, जो है रेड टेपिज़म है, नेपोटिज़म है ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा, और फॉर्मेलिटीज़ बेस्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, एंड यूज़र बेनिफिशियरी तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। द पावर टू सर्च एंड क्वेश्चन क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ भी करप्शन होती है। पेइंग ऑफ करप्ट ऑफिशियल इज़ चीपर देन टैक्स ज़्यादा है इस करके लोग सोचते हैं कि अफसर को ही जो है घूस खिला दी जाए उस टैक्स से बचने के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कॉज ऑफ करप्शन, पारदर्शिता इतनी अच्छी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट लॉज एंड प्रोसेसेस है, इसमें और बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। इलिटरेसी है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, और मिसमैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस रिक्रूटमेंट में जो है करप्शन होती है। सो बहुत से कारण हैं ब्यूरोक्रेसी के करप्ट होने के, एडमिनिस्ट्रेशन के करप्ट होने के। देयर आर सो मेनी इश्यूज। नीड ऑफ द आवर क्या हो सकती है? एंटी करप्शन लॉज अच्छे हों, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो, ये बहुत नीड ऑफ द आवर है कि ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो साफ़ सुथरे पेपर पे और सबके समझ में आए ऐसे, और उनका तरीका जो है उसका व्यवहार जो है, बिहेवियरलिज्म ऑफ द लॉज शुड बी सिंप्लीफाइड। टैक्सेस को कम किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोकायुक्त, देखिए जो लोकपाल यूनियन में करता है, यूनियन गवर्नमेंट में, वही लोकायुक्त जो है इंडियन स्टेट्स में करता है।
ये थोड़ा सा आप देख लोगे। बताया है फर्स्ट एआरसी जिसके चेयरपर्सन थे 1996 में मोरारजी देसाई। In this report, the ARC recommended the setting of two special authorities designated as Lokpal Ayog for the redressal of citizens' grievances. लोगों की शिकायतें सुनने के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए दो इन्होंने इंस्टीट्यूशन की रिकमेंडेशन की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट 1966 बाय मोरारजी देसाई। ओके, देखिए थोड़ा सा सिनारियो चेक करते हैं। 20 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूसिव जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हाई अथॉरिटीज़ एड्रेसिंग ग्रैंड करप्शन, इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस इन पब्लिक माइंड्स एंड क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी।